सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं भाई से मिलाने वाला हूँ जो नेपाल से डायरेक्ट यहाँ पे आया है माल्टा में, और उसका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो उनसे जानेंगे। कितना खर्चा हुआ, एयरपोर्ट क्वेश्चन, मतलब टोटली जो भी है, मतलब उनसे पूरी एक जो डिटेल्स होती है उसमें जानेंगे। जो भी भाई नए आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये वीडियोस। तो भाई जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको एकदम नई से नई वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो चलो भाई से मुलाकात करते हैं। भाई सभी भाइयों को राम राम। ओके, तो भाई आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से यहाँ पे आया हूँ। नेपाल से माल्टा में आए हो जी। तो गाइस अभी इनसे हम लोग डिटेल में जानेंगे ये कैसे आया, कितने दिन का इनका प्रोसेस था। आप बने रहना वीडियो में। तो चलो भाई, आपकी अभी जर्नी हम लोग जान रहे हैं। आप माल्टा में पहुंच चुके हो। बहुत ही पहले तो बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो थोड़ा आप अपनी जर्नी को शेयर करें। आपने माल्टा का कैसे सोचा आने का? माल्टा का बेसिकली ये फ्रेंड लोग से पता चला कि हाँ माल्टा है, बट ऐसे ही कि किसी के बात पे विश्वास नहीं किया, इसको रिसर्च किया हाँ कैसे है नहीं है क्या सब है। उसके बाद पता चला कि ऐसा ऐसा है, ऐसे प्रोसेस है और उससे किए। प्रोसेस आपने कैसे जाना? जैसे कि आप लोग के वीडियो देखते थे वही है कि पता किसी के बात के झांसे में ना आए। कोई मैं कर दूंगा ये कर दूंगा, वो नहीं होता है। जैसे बोलते वैसे नहीं होता है। आप जैसे बताते यहाँ पे अप्लाई करो, ये ईमेल में डालो, तो मैंने तकरीबन जितना भी यहाँ पे कंपनी वगैरह है बहुत सी भी डाला, बट उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग नेपाल इंडिया का उधर उतना नहीं लेता है। जो गल्फ कंट्री का है, दुबई वगैरह का है, उधर लेता है क्योंकि उन लोगों के पास जानता है एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस उन लोग कर रहा है। बट हम लोग फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल उतना नहीं लेता है। बट मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, एजेंसी को हायर किया। ओके, उसको मेल किया। तो एजेंसी के बारे में आपने कैसे जाना? जैसे कि बता रहा, जैसे कि हाँ मैंने रिसर्च किया था गूगल पे कि जैसे यहाँ पे कौन कौन सा एजेंसी है। ओके, कि एजेंसी वगैरह फाइल वगैरह करता है जो हाँ उनका खुद का फीस होता है वो लेकर करता है सब चीज़। मैंने वही किया, मेल डाला और रिप्लाई आया तो उनसे प्रोसेस स्टार्ट किया। ओके, तो आपने जब अप्लाई किया तो आगे से ईमेल का क्या रिस्पांस मिला आपको? आगे वही बताया कि ओके वी विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन, वी हैव सम अमाउंट ऑफ फीस। वही बताया कि इतना इतना है। तो मैंने बोला कि ओके आई एम रेडी बट आई हैव टू डू फास्ट। मैंने बोला कि मेरे को जल्दी होना चाहिए। Okay. नहीं कि आपको मैं पे कर दिया या मैं आपसे प्रोसेस कर रहा हूँ बट आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बोला कि हाँ हम करेंगे, आपको जो होगा हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करके देंगे। वो दिया भी जितना कि देखा मैंने दिया वो। ओके, तो मतलब आपने फर्स्ट पेमेंट कब करी? फर्स्ट पेमेंट अप्लाई से पहले किया था। अप्लाई से पहले कितना पेमेंट मांगा उन्होंने? वो तकरीबन वही 1000 यूरो जितना मांगा था। 1000 यूरो। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो पेमेंट पहले ही कर रहा है। इवन मैंने जो प्रोसेस किया था पेमेंट मैंने भी पहले ही करी थी। मैंने किया था 1500 यूरो फर्स्ट पेमेंट की थी बिना किसी मतलब हाँ वही जिक के, मतलब कोई ये नहीं है कि वो रहेगा कि जाएगा, बस रिस्क है, लेना है। बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर अच्छी एजेंसी है, अगर आपको बात अच्छी हो रही है, उसका रिप्लाई आ रहा है तो ठीक है, होगा धीरे धीरे होगा। जैसे मैंने पे किया उसको, मैंने उसको बोला कि व्हेन वर्क परमिट विल बी अप्लाइड, बताया कि कुछ दिन के बाद तुम्हारा मेल आएगा। मैंने यही बोला कि मेरे को कोई भी काम होना है मेल टू मेल चाहिए। तो मेरे को मेल में रिस्पॉन्स आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। आपको मैं फोन नहीं करूंगा या मेल नहीं करूंगा जब मेरे को पता रहेगा कि स्टेटस मेरा क्या है। डाला वैसे ही किया, वर्क परमिट डाला, स्टेटस दिखा रहा था। कुछ दिन के बाद थर्ड पार्टी में गया और ओके, तो आपके ईमेल में आ रहा था सब, जैसे थर्ड पार्टी में गया आप ऑनलाइन चेक कर पा रहे थे, लिंक था आपके पास? सब स्टेटस था मेरे पास। ओके, इसलिए मैंने उसको कुछ टर्चर भी नहीं किया। एजेंसी को क्या करेंगे जब दे रहा है वो सब चीज कर ही रहा है। प्रोसेस टाइम लगेगा। वर्क परमिट मेरा वही 25-50 दिन के अंदर में आया था। 50 डेज लगा। हाँ, थर्ड पार्टी के 30-35 दिन के बाद आ गया था मेरा थर्ड पार्टी में जाने के बाद। यही होता है, सब लोग का रहता है। मेरा थर्ड पार्टी में, मेरे 2 महीने थर्ड पार्टी में, 3 महीने थर्ड पार्टी में। लकीली था मेरा आ गया। 50 डेज लगा मेरे को आया। और यही है कि आया तो कुछ लगा कि हाँ आया है, पैसे भी पे किया हूँ तो आया है। थोड़ी मतलब खुशी मिलती है जब हाँ। आप ऑनलाइन भी चेक कर रहे हो और आपको रिस्पांस भी मिल रहा है, तब खुशी होती है। तब नहीं लगता कि मेरा पैसा डूब रहा है। जी बिल्कुल वही वो मेरे को कि ठीक है मैंने पैसा पे किया तो मेरा वर्क परमिट आया। वर्क परमिट आया तो इसके बाद खुद का प्रोसेस रहता है वर्क परमिट आने के बाद, क्योंकि तो वो तो पेपर तो भेज देगा। ओके, पैसे आपने मतलब पूरे पहले दे दिए थे या वीजा लगने के बाद? मैं वीजा के बाद दिया था मैंने। ओके, आधे पैसे वीजा लगने के बाद। हाँ, जो बाकी अमाउंट मेरा था। कितनी पेमेंट करी तो कितने टाइम में पेमेंट करी आपने? मैंने
मैंने 2 टाइम्स में पेमेंट 2 टाइम्स में, फर्स्ट वीजा अप्लाई से पहले अब वीजा के बाद। हाँ सेकंड मैंने वही बोला था, मैं पेमेंट में कर दूंगा, पेमेंट के लिए दिक्कत नहीं, बट मेरा काम होना चाहिए। पेमेंट हाँ वही है, आप कैसे डील कर रहे हो, अगर आप अच्छे से उसे कन्वर्सेशन हो रहा है तो भी पूछेगा कि हाँ ठीक है देगा कहकर, क्योंकि वो पेमेंट वर्क परमिट आप ऐसे आ भी नहीं सकते हैं। अगर आप आ भी गए एयरपोर्ट में डिपोर्ट कर देगा, अगर इधर से फोन कर देगा इमिग्रेशन ऑफिसर को तो चल जाएंगे, वो खुद सबको पता रहता है, कितना तेज बनेंगे आप, आ ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला कि मैं पेमेंट, जो टेंशन है पेमेंट का कोई टेंशन नहीं, बट मेरा काम होना चाहिए, वो किया, बखूबी किया और मैंने पेमेंट किया। ओके, तो उसके बाद आपका जो फाइल लगाई बीएफएस में उसका क्या प्रोसेस था? नहीं, बीएफएस गए या फिर सीबीयू गए? नहीं, मेरे पास 2 ऑप्शन था कि तो मैं बीएफएस जाऊँ, चक्कर लगाऊँ, अपॉइंटमेंट खरीदूँ, ये वो करूँ। मेरे को वो तामझाम पसंद नहीं आया। मैंने बोला कि जब हम लोग नेपलीज को एक मिलता है ऑप्शन कि आप प्रीमियम अप्लाई कर सकते हैं, पैसे लगने हैं उतना ही लगना है, हम जब जाएंगे बीएफएस करेंगे तो वहाँ पे भी खर्च होगा, आने जाने में भी खर्च होगा। इसको मैंने इसको सिंपल किया, मैंने बताया, मेल डाला एम्प्लॉयर को, बोला कि मेरे को प्रीमियम अप्लाई कर दो। वो झिझक रहे थे कि पेमेंट इधर से मेरे को करना पड़ेगा, उधर को करना पड़ेगा। मैंने बोला कि आई विल मेक ट्रांजेक्शन, जस्ट अप्लाई फॉर प्रीमियम। उसने ठीक है बोला कि ठीक है। उसने 2 बात पूछे कि प्रीमियम में कि एम्प्लॉय साइड करूँ या एम्प्लॉयर साइड करूँ। मैं बोले कि एम्प्लॉय साइड कीजिए, मैं करूंगा, इधर से जो डॉक्यूमेंट है मैं अपलोड करूंगा, मेरे को पता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, अपलोड हो रहा है, क्या रिजल्ट क्या आ रहा है स्टेटस। ओके। उसके बाद हाँ क्या फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना था, भरा, जो डॉक्यूमेंट थे उसको मेल में मंगाए। मैंने कोई डॉक्यूमेंट कुरियर से नहीं मंगाए थे, सब मेल पर नोटरी का के मेल पे आया था, सब उसको डाले, क्योंकि प्रीमियम में आपको अपलोड करना रहता है। बिल्कुल। अपलोड किए, टोटल फाइल बनाए, क्या क्या बैलेंस सर्टिफिकेट वगैरह होता है, बैलेंस बैंक स्टेटमेंट वगैरह होता है, डाले। उसके बाद सबमिट कर दिया तो मेरा रिजेक्शन आ गया। फर्स्ट रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आ गया कि आपका, मैंने शुरू में बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया था। तो इन लोगों ने बताया कि ठीक है आप बैलेंस सर्टिफिकेट, योर बैलेंस सर्टिफिकेट इज गुड बट वी नीड बैंक स्टेटमेंट। मैंने बोला ठीक है बैंक स्टेटमेंट है। मैंने बैंक गया, बैंक से बैंक स्टेटमेंट लाया और उसके बाद अपलोड कर दिया। उसके बाद अप्रूव हो गया। अप्रूव के बाद वही ट्रांजेक्शन का बात आया, ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन के तकरीबन 10-12 दिन के बाद मेरे को इंटरव्यू का मेल आया सीबीयू का। ओके। सीबीयू का आया तो अटेंड किया। उसके बाद क्वेश्चन किया था, नहीं करने के बाद नहीं, क्वेश्चन किया था, लमसम 15 मिनट तक चला। वही पूछा कि क्या है काम, क्या करना है वहाँ पे, कैसे पता चला, एम्प्लॉयर को तुम कैसे जानते हो, कोऑर्डिनेशन किससे कर रहे हो, कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो बात कर रहा है तुमसे, हु इज योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर कंपनी। मैंने बोला कि खुद कंपनी डायरेक्टर है, क्योंकि वही मेरे से बात कर रहा था। उनके ही मेल पे बात, उनसे हो या ना हो, उनके मेल से बात हो रहा था तो वही उससे बात हो रहा था। मैं वही बोला कि इस ईमेल से मेरे को बात होता है, बताता है कि कंपनी डायरेक्टर हो कहकर। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वही बोला कि रहोगे कहाँ, आपका अकोमोडेशन का डिटेल्स क्या है। अकोमोडेशन का दिया और वही कंपनी का पूछा, कंपनी का भी एड्रेस पूछा कि कंपनी, और ये भी पूछा था कि कितना टाइम लगता है तुम्हारे रूम से कंपनी तक। मैंने बोला अराउंड 10 to 15 मिनट लगेगा कहकर। इतने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो था मैंने बताया इतना है। तो वही बोला कि ठीक है, ओके नाइस, वही बोला। उसके बाद 2-4 और क्वेश्चन था कि लीज एग्रीमेंट कैसे लिए। लीज एग्रीमेंट मैंने बोला कि वही फेसबुक मार्केट प्लेस में गया, मैंने बोला, उसमें डाला लीज एग्रीमेंट कहकर, रूम रेंट कहकर, रूम रेंट मैंने चैट किया, उसे कोऑर्डिनेशन करके मैंने लीज एग्रीमेंट लिए हैं। ओके। तो उसको कितना पे किया? उसको वही 150 कितना पे किया था मैंने, यूरो में पे किया था, दे दिया, लकीली दे दिया। नहीं तो होता है यहाँ पे भी कितने लोग हैं निकाल कर खाता भी है पैसे। बिल्कुल। हाँ। देखे कितने की रूम है नहीं, बट वो पेपर सिर्फ दे देते हैं, 250-200 यूरो चार्ज करता है। बट मैंने उसे वही बार्गेनिंग किया, बताइए बार्गेनिंग किया कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं इतना दूंगा। और वहां से मेरे को मिल गया पेपर। पेपर मिलने के बाद, पेपर भी मेरे को हाथ में नहीं मिला था, उसको भी स्कैनिंग करके मंगाए थे यहाँ पे और अपलोड किए थे। ओके। तो गाइज ये भी एक आप कर सकते हो प्रोसेस। अगर आप होटल बुकिंग नहीं लगाना चाहते तो आप लीज एग्रीमेंट लगा सकते हो। अप्लाई कैसे करना है भाई ने बता दिया। फेसबुक में जाओ, मार्केट प्लेस में जा करके वहाँ पे फ्लैट्स ढूंढो, रूम ढूंढो, वहाँ पे आपको ओनर के नंबर मिल जाएंगे, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, जैसे भी आपको करना है उनसे डीलिंग करो, बार्गेनिंग करो। उसके बाद वो लोग आपको ऑनलाइन आपको भेज देंगे। राइट, ऐसी की आपने? हाँ जी, सही बिल्कुल। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? फिर उसके बाद वही हुआ कि इंटरव्यू हुआ, मेरा क्वेश्चनिंग हुआ, उसके बाद वही वेट था कि कब आएगा, कब लगेगा।
तो मैंने जनवरी ओके, तो इंटरव्यू का उन्होंने कुछ आंसर दिया कि आप फेल हो, पास हो, कुछ? नहीं, मेरे को बस ये बोला कि वी विल ट्रांसफर योर कॉल टू दी हायर बॉडी, जैसे कि उसका जो ऊपर का था उसको ट्रांसफर करेंगे। आपका क्या राय है? मैंने बोला ओके, नो वरी, यू कैन ट्रांसफर माय वीडियो टू दी योर हायर बॉडी। ओके, तो उन्होंने वो वीडियो बनाई, मतलब कैप्चर पूरा किया? रिकॉर्ड कर रहा था वो, क्या बोलते हैं उस पे था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पूरा रिकॉर्ड चल रहा था। वही बोला कि ये कन्वर्सेशन जो वाक्य हुआ है इसको मैं मेरे ऊपर जो सीनियर लेवल का उनको मैं भेजूंगा, आपका क्या राय है? तो उन्होंने मतलब पूछा, परमिशन लिया कि हम रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, शुरू में बता देता कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड क्या, वही पूछता कि आप कंफर्टेबल हो, यस और नो, फिर किसी से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। मैंने शुरू में वही स्टार्टिंग में ही बोला कि ओके, कैन आई रिकॉर्ड योर सेशन, देना पड़ेगा, परमिशन दो उसको। यस गाइस, बिल्कुल यूरोप में आप कहीं भी जाओगे तो आपका वीडियो जो है बिना परमिशन के कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई बिना परमिशन के आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो आप जैसे अगर वीडियो बना रहे हैं तो हम बिना परमिशन के किसी को वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि हाँ मेरा वीडियो डिलीट कर, तो हमें डिलीट करना पड़ सकता है उस चीज़ में। ध्यान देना पड़ता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे यूरोप में आने के बाद सीखनी पड़ती है। इंडिया में, नेपाल में या फिर कहीं भी, मतलब बांग्लादेश में चलती है, आप किसी का ही वीडियो जाके बना दो, चलता है। बट यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों से मतलब परहेज करें कि आप किसी को भी कैप्चर मत करें। आप बीच में जाते हो या फिर कहीं दूसरी ऐसी जगह में जाते हो जहाँ आपको कुछ दिख रहा है, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करें। हाँ, आई कांटेक्ट भी नहीं करना होता है यहाँ पे। अगर बिल्कुल रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको दुख, आपके कारण से किसी और को दुख हो रहा है तो वो भी क्राइम है। बिल्कुल, वो क्राइम है वो भी। बिल्कुल, इसलिए करना पड़ता। बोला, उसको परमिशन दिया, सेंड किया। उसके बाद मेरा जैन में इंटरव्यू हुआ था और जैन 15-16 तक मेरा वीज़ा लग के आ गया। आया वहाँ पे, मेरा कुरियर आया था, गया खोलने, बोला कि यही है, किधर लगेगा किधर डूबेगा। कहाँ पे आया था आपका कुरियर? मेरा काठमांडू में ही आया। काठमांडू में मतलब घर पे की? नहीं, मेरे एड्रेस काठमांडू का दिया था। घर पे तो टाइम लग जाता आने में, मेरे डॉक्यूमेंट में उधर का ही एड्रेस दिया था। काठमांडू में मेरा एक एड्रेस था, वहीं पे दिया, वहीं पे मैं था। गया, बोला कुरियर का फोन आया कि कुरियर आया है। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को पता है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। दुबई में 2 दिन से बैठा था ये पेपर। ओके, दुबई होके आया था पेपर, मैं देख रहा था, उसका भी ट्रैक कर रहा था, कहाँ तक आया, कब आएगा। वही था, देखा, खोल रहा था, हाथ को कांप रहा था। उसको लगा होगा तो लगा होगा, नहीं तो चल जाएंगे चुपचाप घर। देखा, लग गया, खुशी है। उसके बाद वीजा का बाद ही प्रोसेस होता है नेपाल में। हमारे जो भारत में है कि सिंपल है, लगने के बाद आप आ सकते हो। तो आपका वीजा जो सीबीयू से मिला, आपका पासपोर्ट तो आपके पास था या नहीं, पासपोर्ट में कुरियर कर दिया। जब कुरियर पेमेंट किया सीबीयू के लिए पेमेंट जब किया ना, वो क्या बोलता है उसका, जो सीबीयू का पेमेंट होता है, प्रीमियम का, जब फाइल अप्रूव्ड हो जाता है तो वो बताता है कि आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद दूसरा मेल आता है कि आपको एक लेवल दिया जाएगा, उस लेवल को चिपकाना है कुरियर के ऊपर। आपको चिपकाना, पेपर पे जो एनवलप होता है उस पर डाल के चिपकाना है। जस्ट आपको हैंड ओवर कर देना है कुरियर को। ओके, हैंड ओवर वही कुरियर किए। तो उसके बाद मेरे को इंटरव्यू। हैंड ओवर कौन सी कुरियर को किया आपने? यूपीएस था वहाँ पे, यूपीएस से ही गया, यूपीएस से ही आया, क्योंकि उन लोग का पार्टनरशिप रहता है यूपीएस के साथ। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि यूपीएस का कुरियर भी अच्छा है। ओके, तो सीबीयू का जो आपने प्रीमियम का पेमेंट किया वो कितना था? 300 यूरो। 300 यूरो। ओके, तो उसमें जो आपका कोरियर चार्जेस इंक्लूड सब इंक्लूड, वही तो मेन उसका चार्ज रहता है 150 यूरो, बट कुरियर का 150 रहता है। तो आपको बात वही है, जैसे कि बीएफएस कीजिए आप 15,000 पे कीजिए, 12 to 15,000, और यहाँ पे भी 15,000 ही है, बट कुरियर का चार्ज लेकर 300 यूरो पहुँच जाता है। ओके, तो उसके बाद आपका वीज़ा वहाँ से सीबीयू से माल्टा से लग के गया, उन्होंने वीज़ा आपका वहाँ ट्रांसफ़र किया, आपने वीज़ा देखा तो क्या लगा फिर वीज़ा देख? फिर उसके बाद तो लग गया, झंडा गाड़ दिए। वही था। तो मतलब आपको पता था कि हाँ ये मेरा वीज़ा लगा है? आपको पहले से पता था या नहीं? कैसे, वो तो खोलने के बाद वही तो खोल रहे थे। एक तो पैरे तोले जमीन जा रहा है, क्या है नहीं है, लगा कि नहीं लगा तो खुशी है, बता सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली को कि ठीक है लग गया। नहीं लगा तो क्या बोलेंगे, नहीं लगा। तो जैसे मेरे बारे में क्या हुआ था गाइस, मेरा कोरियर जो है मेरे पास आया, तो मैंने पूरे मतलब पासपोर्ट को खोला, देखा, तो मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन जैसा नहीं हो रहा था। मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा, कहाँ लगा है, उस पर एक स्टैंप जैसी होती है, वही वीज़ा होता है, ठीक है। जैसे मेरे को नहीं पता था, ऐसे कई और भाई होंगे जिनको नहीं पता होगा। अभी जो इससे पहले वीडियो डाली है मैंने, उस भाई को भी नहीं पता था मतलब वीज़ा क्या होता है, किस चीज़ कैसे लगता है, मतलब होता क्या है। पहली बात वो एक पेज पे ही लगता है, पासपोर्ट की एक मिडल में लगता है, कहीं भी वो स्टैम्प मार देते हैं,
कनाडा का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, फिर माल्टा का या दुबई का, मतलब कहीं का भी अगर वीज़ा होता है तो पेपर पे ही लगता है आपके जितने भी वीज़े लगते हैं। तो ये आप बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैंने भी उस चीज़ के लिए यूट्यूब पे सर्च किया था कि हमारा वीज़ा कैसे लगता है, यही वीज़ा है या कुछ और भी है। बट मैंने क्या किया था कि मैं वीडियो देखा था और भाइयों लोग को भी वीडियो देखा था, उसमें Okay. क्या था कि बोलता था कि अगर नहीं लगता है तो रिजेक्शन का पेपर हाँ, आता है। rejection तो मैं पेपर पहले आता है। पेपर खोजा, पेपर अगर नहीं है तो वीजा लगा है, तो देखा पेपर कहीं नहीं मेरे, हाँ। देखा उसमें जो 300 मैंने पे किया था उसका रिसीट था। हम्म, शुरू में तो लग गया यही है क्या वो पेपर, फिर देख रहा हूँ तो पैसे दिरा का पेपर है कि ठीक है ये तो रिसीट है 300 यूरो का। Okay. उसके बाद खोला पासपोर्ट, लग गया दूसरे तीसरे पेज में मेरा लगा था। ओके, तीसरे पेज पे लगा। तो लगने के बाद वही है, उधर लगने के बाद नेपाल में श्रम वगैरह होता है, श्रम वगैरह करना पड़ता है। वही थोड़ा उसमें भी टाइम लग गया इसलिए आने में इधर वो लेट क्या हुआ। होता है श्रम वगैरह, मतलब श्रम जैसे कि अप्रूवल लेना पड़ता है नेपाल से कि मैं काम करने जा रहा हूँ फॉरेन में, तो काम करने जा रहा हूँ तो मेरा जो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, वो पे करना पड़ता है कि मेरे को अगर कुछ हुआ यहाँ पे तो मेरा 2 साल का श्रम हुआ है, 2 साल के अंदर मेरे को कुछ होगा तो मेरे को पैसे मिलेगा। यही है कि पैसे मिलेगा, मैं सिर्फ मेरे को कुछ होगा यहाँ से अगर बॉडी पठानी हो तो Okay. वही पैसा से यहाँ से जाएगा मेरा। ओके। वही है। तो गाइस ऐसा इंडिया में तो है, कुछ नहीं होता है। इंडिया का तो मेरे को नहीं पता, बट दुबई में ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं होता। बट फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया से दुबई गया था तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जैसे ये भाई बता रहे नेपाल में श्रम नेपाल वगैरह में उन्होंने हाँ किया। होता है श्रम वगैरह, वही है झंझट है श्रम। अब श्रम में भी क्या होता है, इसमें भी लोचा है। अगर आपका कंपनी लिस्टेड है वहाँ पे श्रम में, उसको वेबसाइट पे उसका जो पोर्टल पे लिस्टेड है तो आपके कम पैसे में हो जाएंगे। नहीं है तो वही नया बया करो, उसको अपलोड करवाओ, पहले कंपनी से मेल मंगाओ, उसके बाद श्रम कराओ, थोड़ा झंझट। तो आपका था या फिर नहीं था? मेरे को नहीं था ये पता कि श्रम, मेरे को लगा कि 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर जाके मैंने ऐसा ही वीडियो देखा। नहीं, आपका कंपनी जो श्रम की लिस्ट में था नहीं था, मेल अच्छा। मंगाना पड़ा मेरे को। ओके, होगा तो थोड़ा आपने मोटा वो खर्चा प्रोसेस हुआ किया। उसमें भी। हाँ उसमें भी हुआ, उसमें टाइम लगा, तब आने में तो लेट हो गया ना। मेरा तो हाँ। फरवरी का ही मेरा वीजा स्टाम्पिंग था, बट ओके। आया मैं मार्च में। मार्च में आए हो आप, ओके। तो फिर उसके बाद फ्लाइट का क्या रहा? फ्लाइट वो मेरे को 7 दिन पहले 8 दिन पहले मैंने बुक करना पड़ा। वही खुद है, किया आपने? सब वैसा ही हुआ, खुद का पैसे से ओके। डाला। कहाँ से किया आपने, कहाँ से ट्रेवल किया? नेपाल से मेरा इस्तांबुल था, इस्तांबुल में 12 घंटा का होल्ड था, 12 आवर्स। ये ऐसे नया फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट था, और पता नहीं इतना बड़ा एयरपोर्ट कहाँ जाना क्या नहीं करना, बट साथ में था जो फ्रेंड्स वगैरह था। अच्छा, मिला आपको हाँ एयरपोर्ट मिला, में? मिला, ओके। मिला। और उसके बाद कर रहे थे, रात गुजारे जैसे तैसे। सुबह का फ्लाइट था, लेकर इधर आए। ओके। ये 10 बजे का तकरीबन यहाँ पे आ गए थे दिन का, सुबह 10 बजे सुबह आप 10 यहाँ बजे। पे? अच्छा, तो एयरपोर्ट पे आई फिर उसके बाद? हाँ एयरपोर्ट में जब फ्लाइट का जो आपका टिकट का खर्चा वो कितना हुआ? वो तकरीबन 1,10,1,15 पड़ा था आईसी इंडियन करेंसी 1,10,000। और नेपाली? नेपाली 1,78 पड़ा था, 1,78,000। तो इतने में आपका फ्लाइट टिकट हुआ, ओके। मोटा मोटा। तो उसके बाद आप एयरपोर्ट पे आने के बाद क्या क्या क्वेश्चन हुए, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मतलब यहाँ पे ही दिखाए या फिर इस्तांबुल में भी दिखाए पूरा? ऐसे इमिग्रेशन 2 तरीका के हुआ। एक मेरा नेपाल में हुआ, नेपाल में इमिग्रेशन हुआ तो उसमें कुछ करने का नहीं है। तो जब श्रम करेंगे ना, सब डिटेल्स देना पड़ता है, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, Okay. कहाँ पे रहेंगे, कितने महीने है मेरा सैलरी कितना है, सब अपलोड करना पड़ता है। जब आप पासपोर्ट देंगे वहाँ का इमिग्रेशन को, तो पासपोर्ट नंबर मार के सब निकाल लेगा, आपका देखेगा श्रम हो गया, आपको अलाउ कर देगा, जाइए आप। उसके बाद इस्तांबुल आया। इस्तांबुल में वही था कि इस्तांबुल में हम लोग को पता नहीं था कहाँ पे इमिग्रेशन है, क्या हो रहा है। सब फॉलो कर रहे थे, पुग गए काउंटर में कि इमिग्रेशन के, वो भी पूछे कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है कि तुम घूमने गए थे कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, जैसे कि कोई हॉलीडे में जाता है। ओके। बोली दिस इज माई फर्स्ट टाइम। वो देखा सीवीयू का वीजा, देखा तो वो उसको उधार रहा था, देख रहे थे कहाँ से लगे इन लोग का। तो वही पूछा कि व्हाट इज योर कंपनी, वही कंपनी वगैरह पूछा, दिस इज माई कंपनी, ये नाम है, यहाँ पे एड्रेस है, तो अलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आया माल्टा में जितना भाइयों का सीवीयू का वीज़ा था, सेंट्रल वीज़ा यूनिट का, उनका कुछ नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा, जैसे कि वर्क परमिट जब देंगे उसको तो डाल के निकाल लेगा। और हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, बखूबी इंटरव्यू हुआ था, उसके पास सब डिटेल्स रहता है, क्योंकि सब बॉडी के पास शेयर रहते हैं, इन्फॉर्मेशन कंटेंट शेयर रहता है, देख लेता है। मेरे को तकरीबन एयरपोर्ट में वही 5-7 मिनट बैठे होंगे, मेरे को जस्ट बैठा दिया साइड में, एक ऑफिसर आया, मेरा पासपोर्ट लेकर चला गया अंदर गया तो बाहर निकला, बोले यू कैन गो। ओके। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन वगैरह तो नहीं पूछे? जैसे मेरे से नहीं पूछा, बट जो VFS किए हुए थे उन लोग से सब डॉक्यूमेंट मांग रहा था। VFS में जब किए हो तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर हुआ, लीज एग्रीमेंट हुआ, अप्रूवल हुआ, टोटल डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो वहाँ पे
जैसे कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई जब ट्रैवल कोई कर रहे हैं भाई लोग, तो आपके पास हार्ड कॉपी मिसिंग भी हो सकता है, इधर उधर रखे मिसिंग, बट सॉफ्ट कॉपी को आप कोई ड्राइव में डालकर आप लाए और उस ड्राइव को पब्लिक रखे, प्राइवेट मत कीजिए कि एक लिंक रहे जिसे आप किसी को शेयर कर सके, प्रिंट करवा सके किसी से। बिल्कुल। तो उसके बाद आप माल्टा आए सिप्रस से, फिर माल्टा का स्टोरी बताओ एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का एक रिलेटिव है, वो लेने आए थे हम लोग। नहीं, जैसे वहाँ पे इमिग्रेशन का जो वही इमिग्रेशन, वही तो बोले माल्टा में जो इमिग्रेशन था कि मेरा जो वर्क परमिट था मांगा, लाइन लगे पहले, उधर से आए लाइन लगे, मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट था। मैं डायरेक्ट इस्तांबुल से जब माल्टा आया तो मेरा फर्स्ट यही यूरोप का इमिग्रेशन था। इसमें मेरे को जस्ट बोले कि शो मी योर वर्क परमिट दे, बाकी सब पेपर दे दिया मेरे को, कोई पेपर नहीं दिया। चेक किया, उसके बाद एक ऑफिसर आया, वही पासपोर्ट लेकर गया, एक रूम में घुसा, उसके बाद मेरे को वही 5 से 7 मिनट में बैठा होऊंगा, मेरे को बाहर निकाल दिया, बोले कि यू कैन गो। तो जो आपकी एंट्री स्टैम्प मारी वो मारी वही मारने के लिए ले गया। जस्ट मेरा पासपोर्ट नंबर मैं जैसे देख रहा था, उसका कंप्यूटर था, उसमें पासपोर्ट नंबर डाला, सब खुल गया उधर। तो स्टैम्प तो वो बाहर ही मारते हैं, अंदर ले पासपोर्ट लेकर जाता है ना, आपका अंदर लेके गया। पासपोर्ट क्योंकि हमारा जो हुआ था वो बाहर ही उन्होंने स्टैम्प मारी वहीं के वहीं और वहीं के वहीं दे दिया था। मेरा तो पासपोर्ट लेकर गया, वो अंदर में फीमेल ऑफिसर था, वो लेके गया। उसके बाद कुछ देर लगाया, उसके बाद दे दिया, बोले कि। तो आपका जो एम्प्लॉयर का नाम वगैरह या फिर फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बट VFS वाले से पूछ रहा था, बैठाया हुआ था, आधे घंटे से बैठा हुआ था, कुछ मेरे को तो डर लग रहा था, ये लोग पहले से बैठ रहा है, मेरा भी नंबर इसी में होगा साइड में। जाके बैठ गए बैग से लेकर, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। मेरा तो ये हुआ था, क्या बोलता है कि जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस ही भूल गया था पूरा एजिटेशन हो रहा था, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। बट मैं क्या किया था कि फोन में लिख कर रखा था। बट ये गलती मत करना, कभी भी किसी को हो तो आप लिख कर रख सकते हो, उसको कोई मसला नहीं है। बट आपको पता होनी चाहिए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ था मेरे साथ, मैं भूल गया। बट उसके बाद पेपर, मेरे पास पेपर तो रखे थे सब चीज का, जो एड्रेस का। अब जैसे कि एम्प्लॉयर का एड्रेस वर्क परमिट पे रहता है, वहां से देख के आप बोल सकते हैं। लीज एग्रीमेंट का है तो लीज एग्रीमेंट का पेपर रहेंगे, वहीं पे देख के बोल दीजिए कि बिल्कुल उसको बताइए कि मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, आई हैव ट्रबल विद द प्रोनाउंसिएशन, बोलेगा ठीक है। जैसे बिल्कुल आप अभी एक लड़का बता रहे थे जो जिसको स्पीकिंग नहीं आ रहा था, उसका क्या हुआ? उसको भेज दिया। उसको कौन से एयरपोर्ट पे हुआ ये सीन? वो यही माल्टा एयरपोर्ट में हुआ था। माल्टा एयरपोर्ट में क्या हुआ, थोड़ा आप ही बताओ अपने मुझसे। ऐसे हुआ था कि जैसे कि वो आया, उसके बाद उससे पूछा, वो क्या नर्वस हो गया। ओके, वो नर्वस हो गया, बोल नहीं पा रहा था कि पूछा क्या, कुछ आपने सुना या नहीं? हाँ, जैसे मैंने बाद में दूसरे से पूछा कि इसको क्या हुआ, क्या कर, बोला कि इसका पेपर, इसके पास पेपर मिसिंग है। हम लोग बोले कि पेपर मिसिंग है तो मंगाओ किसी से, मेल पे मंगाओ, व्हाट्सएप पे मंगाओ। बट ये था कि वो बोल नहीं पा रहा था। अगर उसे कुछ नहीं, आप पूछेंगे किसी और से, बोल थोड़ी ना सकता है कोई, और जिससे पूछेगा उसी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि इसको पता है सब चीज। बिल्कुल। तो उसके बाद वो फिर नर्वस अच्छा हुआ, तो उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाया, उसको कर दिया डिपोर्ट। कौन सी कंट्री का था वो मेरे को उतना नहीं पता था। जस्ट उसको बैठा दिया एक साइड में हम लोग। बट उसको बोलना नहीं आ रहा था, बोलने का मतलब इन द सेंस कि इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा था, वो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा था उसको। कुछ मेरे को लग रहा था उसको कुछ पता ही नहीं है पेपर के बारे में। वो शायद पैसा देके आया यहाँ पे माल्टा तक, आ गया, उसको एयरपोर्ट पे उन्होंने उसको लौटा दिया। तो गाइज ये बहुत ही जरूरी है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, कम से कम जो आगे वाला बोल रहा है आप उसका रिस्पॉन्स दे सको, इतना तो आना चाहिए। अब देख रहे हैं अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो यहाँ बहुत दिक्कत है। अब बस में भी चढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर आपको नेविगेशन नहीं चलाने आ रहा है तो आप रूम में रहते रह जाएंगे। अब किसके पास जाएंगे जॉब लेने के लिए? अगर वो भी देगा जॉब तो कोई लोकेशन देगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं आया बहुत दिक्कत है। सही बात है। ओके, फिर उसके बाद एयरपोर्ट से कौन लेने आया? क्या रिलेटिव से वो आया था, हम लोग को लेकर रूम पे डाल दिए। वो रूम पे रह रहे 1 महीने से, सब पेपर वर्क हो गया। बट ब्लू पेपर अप्लाई करना है, वो हाउस अथॉरिटी का पेपर थोड़ा लोचा है, आ जाए तो उसका अप्लाई करना। ओके, अभी कार्ड के लिए भाई का प्रोसेस चला हुआ है। इसके जो मेडिकल वगैरह का कितना खर्चा होगा? मेरा ऐसा था कि मेरा वेटर में था, फूड हैंडलिंग की और पड़ता है वो फूड में, तो इसलिए 4 वैक्सीन तो कंपलसरी है। बिल्कुल। पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और टाइफाइड की क्या बोलता हो, एक होता है 4 वैक्सीन हुआ। मिसल्स का होता है, मिसल्स का। पोलियो और डाइफाइट्री का क्या होता है, उसमें हेपेटाइट बी होता है। हाँ, वही 4 पोलियो, 4 वैक्सीन था। एक चेस्ट एक्सरे था, चेस्ट एक्सरे और फूड हैंडलिंग चाहिए होता है। फूड हैंडलिंग किया मैंने, सर्टिफिकेट सर्वर होते हैं।
सर्टिफिकेट भी किया, उसका Okay. चार्ज लगा, पे किया, सर्टिफिकेट आया। हाँ, तो गाइस जो भी फूड हैंडलिंग होता है, होटल लाइन का जॉब कर रहा है, उसको चाहिए फूड हैंडलिंग बी सर्टिफिकेट होता है उसका, और जो ऐसा होता किचन है का होता जैसे- है उसका ए टाइप का हाँ, सर्टिफिकेट ऐसा होता होता है। है कि जैसे कि किचन में अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि वेटर है, ये नॉर्मल जो फूड छू रहा है उसका सर्टिफिकेट ए होता है, 2 साल का वैलिड होता है। और बी है किचन का certificate- 5 ईयर का वैलिड। हाँ, सर्टिफिकेट बी है जो कि शेफ वगैरह करता है, बट बी करे तो अच्छा है, ए से बी क्वेश्चन वही रहता है। मतलब कर वही सकता है ना जो वैलिड नहीं है। नहीं, आप कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, ए भी वो किचन वालों के लिए उसमें स्पेशल लिखा गया है कि सर्विस के लिए ये है और किचन हाँ, के but लिए ये है। ए वाले बी कर सकता है, बट बी वाले ए नहीं कर सकता। हाँ वही है, वही किचन है। वाला दूसरा नहीं कर सकता, वेटर मेरा वाला। वेटर वाला था तो मैंने हाँ। ए था, मेरे को ए से हो जानी थी, बट मैंने बी किया क्योंकि बार बार कौन करेगा, 5 साल का रहता है, 2 साल 5 साल का वैलिड रहता है, बी किया, 5 साल तक वैलिड है वो सर्टिफिकेट। ओके, तो वो आपने खुद किया या फिर किसी की हेल्प ली? मैंने वही, जब मेरे को बताएगा कि तुमको ये करना पड़ेगा, लग गई है करने की। और खुद ही ऑनलाइन खुद, किया? हाँ, सब किया ऑनलाइन। जैसे मेरे को एक रेफरल दिया, मेरे को मेरा कंपनी ने कि इसी से बात करो, बताना कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। उसके बाद कुछ कम पैसे में हो गया, जैसे कि दूसरे को लेता था कि 28-30 यूरो लेता है, तो 22 में हो गया। ओके, 22 में आपने कर लिया। हाँ तो उसके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वो आपने खुद हाँ, वहीं पे वही कितना टाइम लगा फिर उसके लिए फिर? ऐसा था कि मैंने 1 दिन में कर दिया सब। ओके। 1 दिन में पढ़ के सबका जो टेस्ट होता है उसमें MCQ होता है, हाँ। वो मार दिए। 80 मार्क्स लाना, वही हो कि 80 आना चाहिए। 15 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 11 12 सही ये करना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस उसमें। एक तो पहला होता है उस पे मोबाइल पे करो आप या चाहे कंप्यूटर पे करो, और सेकंड आता है एक PDF टाइप का आता है या फिर फाइल आती है, उसमें आंसर अलग से देने होते हैं फाइनल, राइट? 2 ही टाइप के है ना? तो मैंने वो डिजिटल हाँ। वाले किया था, जो लैपटॉप में किया था, हाँ, उसका digital। डाले थे मैंने। ओके। बोले कि पेन पेपर कहाँ पे जाया करूंगा, मेरे को उतना पता ही नहीं था। मेरे को बोला वो जिसका मेरे को वो था, क्या बोलता है वो, मैंने लिया था कोर्स, वो बोला कि यू विल अटेंड द क्लास और यू विल डू ऑनलाइन आई एम कंफर्टेबल विद ऑनलाइन। अब कोई होता है कहते हैं पैसा दिए तो काहे में जाके पढ़े हम, होता है कि मेरे को काम से काम था, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए। उसका जो क्वेश्चन आंसर था मैंने दिया और सर्टिफिकेट दे दिया, उसके नेक्स्ट डे में दिया था सर्टिफिकेट। ओके, तो वही ज़्यादा इजी रहता है। तो फिर अभी आपका ID अप्लाई होना बाकी है, क्योंकि भाई वेट कर रहा है एकोमोडेशन के पेपर के लिए। जो आपने वो एयरपोर्ट पे लगाया था, जो पहले लगाया था CVU के लिए पेपर, हाँ, तो lease वो agreement। लीज एग्रीमेंट वो क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं, ऐसा है ना, वो मैंने वो लिया था सिर्फ अप्लाई करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। Okay। सबको वही होता है, जैसे कि मेरे को वीज़ा मिलनी चाहिए, बट आप अपने देखते कि फिर रूम भी कहाँ पे खाली है। अगर आए, जैसे कि मेरे को किसी से लीज एग्रीमेंट मिला, बट नेक्स्ट मंथ क्या हो रहा है कि उसमें डाल दिया किसी को, किसी और को डाल दिया, तो मैं तो सिर्फ लीज एग्रीमेंट लिया, बिल्कुल वो ऑक्युपाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे खाली तो मुश्किल से। बिल्कुल, जैसे गाइस क्या होता है, हाउसिंग अथॉरिटी चेक करता है कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं, पूरा अपडेट मतलब ओनर को देना पड़ता है। जैसे एक फ्लैट में 3 रूम की जगह है तो उसमें 6 रह सकते हैं, या फिर 5 की कैपेसिटी है या 3 की कैपेसिटी है, वो मतलब ओनर को देना पड़ता है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर जब कोई रूम लेके रहता है तो वो ऑक्युपाइड करवाना पड़ता है। वहाँ पे लीज एग्रीमेंट जब बनता है तो वो ऑक्युपाइड हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर कोई वहाँ पे आके रह रहा है तो कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे आके नहीं रह सकता, वही और वहाँ पे उस बंदे को मतलब लीज एग्रीमेंट इशू नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब जैसे अपने इंडिया, नेपाल या फिर दुबई में भी हम लोग ऐसे करते हैं, एक बेड लगाए, एक बेड पे 2 बंदे ऊपर नीचे करके रह जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा लफड़ा है। यहाँ पे बेड है, जितने बेड है रूम में उतना ही रख सकते हो। बिल्कुल। बट हाँ, कोई फ्रेंड आया 1-2 दिन के लिए रहेगा, वो हाँ, अलग बात है। टेम्परेरी आदमी कोई भी रह सकता है, महीना 2 महीने साल भी रह सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बट अगर उसको पेपर चाहिए होंगे ID अप्लाई करने के लिए तो नहीं हो अप्लाई हो सकते। इम्पॉसिबल। हाँ, वो इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो और कुछ आप मैसेज देना चाहते हो? बट यही है कि मैं यही बोलूँगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, तो उसका बखूबी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो है, भैया का चैनल पर वीडियो है, आप देखिए। मैं यही बोलता हूँ, कोई भी चीज़ देखिए हल्के मन से देखिए, कि उसको समझिए कि करना क्या है नेक्स्ट। ऐसे नहीं कि आपको कोई बता दिया कि इससे ऐसे करना है, बट वो है ही ना, क्योंकि यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। मेरे को चाहिए था पेपर, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाया, मैंने अप्लाई किया, सब चीज़ लकीली हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, उसके बाद वीज़ा लगा। वही है, करिए, अच्छे से कीजिए, सबका नॉलेज लेकर कीजिए
किसी के आड़ में नहीं आएगी। बिल्कुल गाइस, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप YouTube पे सर्च करो, ठीक है। आपको कोई भी जो यूट्यूबर्स है वो आपको रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि किसी के पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है। इवन मैंने भी बहुत, जब मैं आया था पहली बार, किसी ने भी मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। तो जो भी मैंने किया मैंने खुद किया, भाई ने भी खुद किया, अपने प्रोसेस इधर उधर वीडियो देखी, बट रिप्लाई आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। भैया का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मैसेज डाला, बोला कि भैया मिलना है, तो भैया मेरे को बुलाया, बोला आओ रूम पे आओ, बैठे, छुट्टी है, आया, लंच किए साथ, बहुत खुशी लगा कि आपका मैसेज भी मैंने तभी देखा कि फेसबुक पे आपका जो मैसेज आया ना, इसलिए देखा, नहीं तो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का मैसेज इतनी जल्दी नहीं दिखता, क्योंकि नए नए मैसेज आते हैं वो दब जाते हैं। बिल्कुल वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मैसेज के रिप्लाई जो होते हैं या कमेंट्स के रिप्लाई जो करते हैं वो ऑफ डे में करते हैं। सबसे बड़ी वो बात है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली बंदा बिजी है। इवन मैं भी हूँ, मैं भी वहाँ पे 8-10 घंटे या फिर कभी कभी 12 घंटे जो है वो काम कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे ध्यान इसलिए कम जाता है, ये रीजन होता है थोड़ा सा। वही है, आप मेरे को बुलाए, मेरे को वही खुशी लगा कि कोई है। बिल्कुल भाई, यहाँ से आए, अच्छा लगा यार, क्यों कोई ना कोई यहाँ पे मिलता रहता है। अभी आपने देखा होगा दूसरे भाई भी आए हैं, अभी और आने वाले हैं जो दुबई से मेरे फ्रेंड्स, तो उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। जो भी मतलब डिटेल्स होगी शेयर करने वाली आपको जरूर शेयर करेंगे। जो भी भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बिल्कुल यही है कि आप और सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कंटेंट बूस्ट होगा। आप देखिए और फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए जिसको जरूरत है। ये नहीं कि किसी को कर दिए वो नहीं देखा, जरूरत है, जिसको नॉलेज की जरूरत है उसको शेयर कीजिए। और यही है कि भैया बनाता है कंटेंट, उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपको हमारी वीडियोस से हेल्प मिलती है। हमारा रीज़न भी यही है बनाने का, क्योंकि हम लोग आए हैं तो हम लोगों को हेल्प देने वाला कोई नहीं था। तो आपको ऐसा ना हो, आपको किसी भी चीज़ की मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो उस रिगार्डिंग मैं अपनी जो जर्नी है या फिर जो मेरी जो भी मेरे साथ हैपन होता है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इतना ही मेरा वो जो है टारगेट है। तो आज की वीडियो में भी तो शायद इतना ही है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम लोग उस रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट जो भी आएंगे मतलब मेरे फ्रेंड्स, तो उनसे वो हम लोग करेंगे वो डिस्कस, क्योंकि डिस्कस करके ही पता लगता है कि अभी प्रेजेंट में चल क्या रहा है। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ माल्टा में, बट जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनके साथ क्या हैपनिंग हो रहा है वो हम लोगों को नहीं पता लगता है। तो यही आज की वीडियो में यही है नेपाल के बारे में। किसी को कोई कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हो सके तो मेरे से जितना होगा मैं रिप्लाई करूंगा, भैया करते ही है। बट जो होगा नेपाल का उधर तो होगा मसला, मैं जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा। अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा हो डालिए, उसका भी सोल्यूशन है कैसे होता है। तो भाई एक लास्ट आप ये मोटा सा आइडिया दे दो कि आपने जो खर्चा किया है वो कितने तक किया है माल्टा तक पहुंचने तक का? यही है कि मेरे को उधर मोटा मोटी 5 लाख हो गया, वो आईसी हुआ था उधर से, बट टिकट लिया इधर आके किया, हुआ नॉर्मल हो गया होगा, 7-8 पुग गया होगा, 7-8 लाख इंडियन करेंसी। और नेपाल का कितना बना होगा? 12-13 हो गया होगा। 12-13 लाख में भाई यहाँ पे पहुँच गए। बट ये आपको दुखने वाले नहीं है, क्योंकि आप 5-6 महीने में ये कवर कर लोगे। यही है, मेन आना है। बट टाइम सबसे बड़ी चीज है, टाइम। समय किसी का जाता है, सबसे बड़ी दुख तब लगता है कि समय जा रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा। बट आप यहाँ पे हो, ठीक है, पैसे ठीक है, आज है कल नहीं है, बट सही ठाव पे लगे तो खुशी लगती है। यही है, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लेंथी। हाँ, बड़ी हो गई, बट इसको आप जितना हो देखिएगा, यही बोले, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, चाओ।